अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम ये 8वीं जमात का तारीख का सबक 9 जंग आज़ादी का आखिरी दौर का आज हम इसके सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, तारीख, जोग्राफिया और सियासियात, और 9वीं जमात का भी उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात। इसी तरह 8वीं और 7वीं के भी तारीख, जोग्राफिया और सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड है। और 11th स्टैंडर्ड का एक्सीलेंट क्लासेस नाम से भी मेरा चैनल मैंने शुरू किया है जिसमें मैं MCQ सॉल्व कराती हूँ नीट के लिए। तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके लिए ये जरूर बहुत ही फायदेमंद होगा, तो आप इससे जरूर इस्तेफादा करिए। तो चलिए हम यहाँ पे नवा सबक जंग आज़ादी का आखिरी दौर के सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस किताब के हिसाब से 1, 2 और 3 और बस 4 सवाल जवाब है यहाँ पर, लेकिन हम आपको इस सबक के मुतालिक से कई एक्स्ट्रा मालूमात और सवाल जवाब के तौर पे दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल है दरसी किताब का नंबर 1, सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। तो पहला है सवाल, इनफरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही डैश थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरा सवाल है 1942 की मुल्क गिर तहरीक को डैश कहा जाता है? तो अगस्त क्रांति कहा जाता है। तीसरा है नवंबर 1943 में जापान ने डैश जजायर फतेह करके आजाद हिंद फौज के सुपुर्द कर दिया? तो यहाँ पर है अंडमान और निकोबार, इसको सुपुर्द कर दिया। तो तीसरा हो ही गया है हमारा। अब एक्स्ट्रा मालूमात में भी हम देंगे चौथा सवाल, इंग्लिस्तान की आजादी का मुतालबा मानने से इनकार करने पर नवंबर 1939 में डैश की सूबाई वज़रा काउंसिल ने इस्तीफा दे दिया? किसने दिया? तो कौमी जमात ने इस्तीफा दे दिया। अब आखिरी और पांचवा यहाँ पे सवाल है कि 1942 की कौमी तहरीक के जमाने में डैश के हुब्बुल वतनी के गीतों से मुजाहिरीन का हौसला बढ़ गया? तो साने गुरुजी के हुब्बुल वतनी के गीतों से मुजाहिरीन का हौसला बढ़ गया। अब अगला है यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में हम ये सवाल दे रहे हैं कि दर्जे झेल जोड़ियों में से गलत जोड़ी पहचान कर उसे दुरुस्त करके लिखिए। तो यहाँ पर गलत जोड़ी पे देखिए मैंने निशान लगाया है, ये गलत जोड़ी है जिसमें आजाद रेडियो और अरुणा आसिफ अली लिखा है, जबकि दुरुस्त किया हुआ जो जवाब है वो यहाँ पर है आजाद रेडियो और उषा मेहता। तो ये हमारी दुरुस्त की हुई जोड़ी है, इसे नोट कर लीजिए। अब अगला एक्स्ट्रा मालूमात में हम सवाल दे रहे हैं कि दिए हुए मुतबादलात में से मुनासिब मुतबादल मुंतखब करके बयानात को दोबारा लिखिए, और हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 1। पहला है यहाँ पर कि 1937 में होने वाले सूबाई मजलिस कानून साज के इंतखाब में डैश सूबों में कौमी जमात को अक्सरियत हासिल हुई? तो यहाँ बे का जवाब सही है, 8 सूबों में कौमी जमात को अक्सरियत हासिल हुई। दूसरा है सवाल, 17 जिला में डैश ने मुतवाजी हुकूमत की बुनियाद रखी? तो अलिफ का जवाब सही है, क्रांति सिन्हा नाना पाटिल। अब तीसरा है सवाल, करारदाद भारत छोड़ो कौमी जमात के डैश इजलास में भारी अक्सरियत से मंजूर हुई? क्या हुई? तो यहाँ पे जीम का जवाब सही है, मुंबई। अब चौथा सवाल, सूबे सिंध में डैश ने मुस्लिम अंग्रेज फौज को ले जाने वाली ट्रेन की पटरियां उखाड़ने की कोशिश की थी, इसीलिए उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया? तो यहाँ पर देखिए दाल का जवाब सही है, जिसमें सूली पे चढ़ाया गया है उनका नाम है हेमू कल्लानी। अब यहाँ पे नाम लिखना है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको नाम लिखना है और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 1। पहला सवाल है कि दूसरी आलमी जंग में भारत की शिरकत का ऐलान करने वाला वायसराय कौन था? तो देखिए यहाँ जवाब में भी हम दे रहे हैं, पहला है लॉर्ड लिनलिंगथू। दूसरा है सवाल यहाँ पर, कौमी जमात के मुंबई इजलास के सदर कौन थे? तो यहाँ पर है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे।
तीसरा है यहाँ पे सवाल, मुंबई इजलास में भारत छोड़ो करारदाद पेश करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा सवाल है, अपने हुब्बुल वतनी के गीतों से मुजाहिरीन का हौसला बढ़ाने वाले राष्ट्रीय संत कौन थे? तो यहाँ पर है संत तुकड़ू जी महाराज। और पांचवा और आखिरी सवाल है यहाँ पे, आजाद हिंद फौज कायम करने वाले, तो रास बिहारी बोस। अब अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में क्वेश्चन है यहाँ पर कि दर्जे झेल हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 1। तो यहाँ पहला सवाल है कि वर्धा में मुनक्कदा इजलास में कौमी जमात की मजलिस आमिला ने कौन सी करारदाद मंजूर की? तो जवाब है कि वर्धा में मुनक्कदा इजलास में कौमी जमात की मजलिस आमिला ने करारदाद मंजूर की कि अंग्रेज हुकूमत खत्म करके भारत को आजाद किया जाए। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि वर्धा के इजलास में कौमी जमात की मजलिस आमिला ने हुकूमत की कौन सी तनबिया की? तो जवाब है, वर्धा के इजलास में कौमी जमात की मजलिस आमिला ने हुकूमत को तनबिया की कि अगर उनका मुतालबा नामंजूर हुआ तो वो भारत की आजादी के लिए पुरअमन तरीके से जबरदस्त तहरीक शुरू करेंगे। तीसरा सवाल, हुकूमत ने सुभाष बाबू की जेल में क्यों डाला? तो जवाब है, सुभाष बाबू भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में उकसाने लगे थे, इसलिए हुकूमत ने उनको जेल में डाल दिया। चौथा है यहाँ पे सवाल, तीनों फौजी दस्तों में शोरशे उठने की वजह से अंग्रेजों को किस बात का अंदाजा हो गया? तो जवाब है कि तीनों फौजी दस्तों में शोरशे उठने की वजह से अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब भारत पर ज्यादा अरसे तक अपना इक़्तिदार कायम रखना मुमकिन नहीं है। पांचवा सवाल है यहाँ पर, आजाद हिंद हुकूमत कायम करने के बाद सुभाष बाबू ने भारतीय आवाम से क्या अपील की? तो जवाब है कि आजाद हिंद हुकूमत कायम करने के बाद सुभाष बाबू ने भारतीय आवाम से अपील की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। छठा है यहाँ पे सवाल, जापान के आजाद हिंद हुकूमत को दिए हुए जजायर अंडमान निकोबार को सुभाष बाबू ने क्या नाम दिया? तो जवाब है, जापान के आजाद हिंद हुकूमत को दिए हुए जजायर अंडमान व निकोबार को सुभाष बाबू ने शहीद और दूसरा है कि स्वराज नाम दिया। अब अगला एक्स्ट्रा मालूमात में क्वेश्चन है हमारे पास कि सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए और हर एक के लिए आपको नंबर मिलेंगे 2। तो यहाँ पर है कि दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करिए। तो जवाब है, कौमी जमात की सूबाई वज़रा की काउंसिल ने लोगों की फलाह के लिए किए हुए काम, क्या क्या काम किए उन्होंने? जेल खाने से सियासी कैदियों को रिहाई की। अब यहाँ पे दूसरा है, बुनियादी सन्नती तालीम की और दलित समाज की फलाह के लिए तदबीर, शराबबंदी और किसानों के कर्ज के खात्मे का कानून। अब अगला तस्वुराती खाका है कि 1942 की खुफिया तहरीक के कायद कौन कौन थे? तो यशवंत राव चौहान, अरुणा आसिफ अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत राव पटवर्धन, SM जोशी, उषा मेहता वगैरह थे। अब अगला है यहाँ पे खाका मुकम्मल करना, मुतवाजी हुकूमतें जिन मुकामात पर कायम हुई। तो पहला है महाराष्ट्र, जिसमें सतारा में कायम हुई, बंगाल में मिदनापुर में कायम हुई, और उत्तर प्रदेश में बलिया और आजमगढ़ में कायम हुई, बिहार में भागलपुर और पूर्णिया में कायम हुई। अगला यहाँ पे खाका आजाद हिंद हुकूमत में सुभाष बाबू के माविन के लिए बनाना है। तो पहला है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श ढिल्लोन, शाह नवाज खान, जगन्नाथ भोसले, प्रेम कुमार सहगल वगैरह ने मुआविन थे। अब यहाँ पर है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की लड़ाइयों का जुमानी खत बनाइए। तो यहाँ पे जवाब दिया हुआ है कि 1942 में आजाद हिंद फौज का कयाम अमल में आया, अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद हुकूमत का कयाम हुआ, नवंबर 1943 में अंडमान व निकोबार जजायर जापान की तरफ से मिले, और यहाँ पर है 1944 में म्यांमार में अराकान का इलाका फतेह किया। 1944 में ही इम्फाल मुहिम अधूरी छोड़नी पड़ी और 1945 में आजाद हिंद फौज ने हथियार डाल दिए। अब यहाँ दरसी किताब का सवाल नंबर 2, दर्ज झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। तो पहला सवाल है कि नवंबर 1939 में कौमी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूबाई वज़राती मजलिसों ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर देखिए जवाब है, पहला पॉइंट
1 सितंबर 1939 को शुरू होने वाले दूसरी आलमी जंग में भारत की इंग्लिस्तान की जानिब से शरीक होने का ऐलान वायसराय लॉर्डलिन लिथगु ने किया। दूसरा पॉइंट है इसी का, इंग्लिस्तान का दावा था कि वो यूरोप में जमहूरियत की बका के लिए लड़ रहा है। तीसरा है यहाँ पर पॉइंट, कौमी जमात ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर ये दावा सच्चा है तो वो भारत को फौरन आजाद कर दे। चौथा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि इस मुताले को पूरा करने से इंग्लिस्तान ने इनकार कर दिया तो नवंबर 1939 में कौमी जमात की सूबाई काबीना ने इस्तीफा दे दिया। अगला सवाल 2 है यहाँ पर, सवाल हम यहाँ से देखेंगे, आजाद हिंद फौज को हथियार डालना पड़ा। तो यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में आजाद हिंद फौज नासाजगार हालात में भी अंग्रेजों से लड़ती रही। दूसरा पॉइंट है, लेकिन आजाद हिंद फौज को जापान से मिलने वाली मदद बंद हो गई जिसकी वजह से इम्फाल की मुहिम अधूरी छोड़नी पड़ी। तीसरा पॉइंट है, इसी दौरान जापान ने हथियार डाल दिए इसीलिए आजाद हिंद फौज का सहारा ही खत्म हो गया। चौथा पॉइंट है कि 18 अगस्त 1945 को तैयारा हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत वाक़ई हो गई, इसी वजह से आजाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर दरसी किताब का है, तीसरा, मुतवाज़ी हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी बन गई। तो जवाब का यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है कि चले जाओ तहरीक के जमाने में भारत के कई इलाकों में मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हुई, जिनमें पहला पॉइंट है, इन हुकूमतों में ने कानून और बेहतर नज़्म नस्क पर बरकरार रखने और मुजरिमों को सजा देने के काम बड़ी मुस्तैदी से साथ किए। दूसरा पॉइंट है कि साहूकारी की मुखालिफत की। तीसरा पॉइंट, तालीम को फ़रोग देने का काम किया। चौथा पॉइंट है, शराबबंदी की, समाज से जात पात की भेदभाव को मिटाया। इन तामीरी कामों की वजह से मुतवाज़ी हुकूमत अवाम के लिए मिसाली साबित हुई। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल चौथा भी है, 1935 के कानून के रूह से वफाई हुकूमत का मंसूबा अमल में नहीं लाया जा सका। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1935 में बरतानिया हुकूमत के मंजूर किए हुए कानून के मुताबिक भारत में बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार सूबों और देसी रियासतों को मिलाकर वफाकी हुकूमत कायम करने की तजवीज़ थी। दूसरा पॉइंट, बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार इलाकों का नज़्म व नस्क भारतीय नुमाइंदों को सौंपा जाता था। तीसरा पॉइंट है, देसी रियासतों की वफाकी हुकूमत में शमूलियत के बाद देसी हुक्मरानों को खुद मुख्तारी कायम रहने वाली नहीं थी। चौथा पॉइंट है, इस तजवीज़ की पेश नज़र देसी हुक्मरानों ने वफाकी हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसीलिए 1935 के कानून के रूह से वफाकी हुकूमत का मंसूबा अमल में नहीं लाया जा सका। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5 भी है हमारे पास, क्रिप्स मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मार्च 1942 में भारतीयों के सामने पेश किए गए क्रिप्स मंसूबे से किसी भी सियासी पार्टी को इत्मीनान हासिल नहीं था। दूसरा पॉइंट है, इस मंसूबे में भारत की मुकम्मल आज़ादी का वाज़ेह जिक्र न होने की वजह से कौमी जमात ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। तीसरा है यहाँ पॉइंट, आज़ाद पाकिस्तान के क़याम का भी तस्करा नहीं था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे नामंजूर किया। अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल छठा भी है, सुभाष बाबू कौमी जमात के सदर के ओहदे से मुस्तफ़ी हुए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस दूसरी मर्तबा कौमी जमात के सदर मुंतखब हुए थे। इस जमाने में दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट है, सुभाष बाबू की ख्वाहिश थी कि इंग्लिस्तान दूसरी आलमी जंग में उलझा हुआ है, इस बात का फायदा उठाते हुए तहरीक को तेज कर दिया जाए। तीसरा यहाँ पे है पॉइंट, उनका ये ख्याल था कि इस तहरीक के लिए अंग्रेजों के दुश्मनों की मदद लेने में कोई मुज़ायका नहीं। चौथा पॉइंट है, इसके मुतालिक कौमी जमात के बुजुर्गों और सरबर आवरदा रहनुमाओं से उनका इख्तिलाफ हुआ, इसीलिए सुभाष बाबू कौमी जमात के सदर के ओहदे से मुस्तफ़ी हुए। सातवां भी एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है कि फौजी अदालत ने आज़ाद हिंद फौज के अफसरान को जो सजाएं दी थी वो बरतानवी हुकूमत को रद्द करनी पड़ी। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आज़ाद हिंद फौज के हथियार डालने पर फौज के अफसरान पर हुकूमत ने बगावत का इल्ज़ाम लगाया। दूसरा पॉइंट है, पंडित नेहरू और भोलाबाई देसाई, तेज बहादुर सुप्रू जैसे
माहिरीन कानून ने इन अफसरान का दफा किया, लेकिन फौजी अदालत ने इन अफसरान को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तीसरा पॉइंट है, आजाद हिंद फौज से मुतालिक भारतीयों को बड़ी हमदर्दी थी और उनके तई उन्हें फख्र भी था, इसलिए हुकूमत के इस कार्रवाई की वजह से अवाम में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शदीद इश्तियाल और बेइत्मीनानी फैल गई। चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि फौजी अदालत, यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि फौजी अदालत के अफसरान को दी हुई उम्र कैद की सजा से ये बेइत्मीनानी शिद्दत इख्तियार कर गई, इसीलिए हुकूमत ने फौजी अदालत की दी हुई सजा को रद्द कर दिया। अब यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे दरसी किताब का सवाल, दी गई जदुल मुकम्मल करिए। तो यहाँ पे तंजीम बताई गई है और यहाँ उनके बानी। तो तंजीम पहली है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सुभाष चंद्र बोस इसके बानी थे। तंजीम का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके बानी है रास बिहारी बोस। तीसरी तंजीम है तूफान सेना, तो यहाँ पर बानी इसके हैं जेडी उर्फ बापू लॉर्ड। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, नोट लिखना है हमें और हर एक के लिए नंबर मिलेंगे आपको 2। तो पहला सवाल है कि सूबाई काबीना यानी वज़रा कौंसिल, इस पे हमें नोट लिखना है। तो इसका पहला पॉइंट है जवाब का, 1935 के कानून की रूह से अंग्रेजों के जेर इख्तिदार इलाकों का कामकाज भारतीय नुमाइंदों को सौंपा जाने वाला था। दूसरा पॉइंट है, इसलिए सूबाई कानून साज मजलिस के इंतखाबात मुनक्कद किए जाने थे। तीसरा पॉइंट है कि 1937 में होने वाले इंतखाबात में बरतानिया के जेर इख्तिदार सूबों में से 8 सूबों में कौमी जमात को अक्सरियत हासिल हुई। चौथा पॉइंट है कि इस सूबों काबीना ने अवाम को फलाह के कई काम किए। पांचवा है, भारत की आज़ादी के मुतालबे को बरतानिया हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, इसीलिए कौमी जमात के सूबाई वज़रा कौंसिल ने इस्तीफा दे दिया। अगला नोट लिखना है हमें इनफरादी सत्याग्रह। तो जवाब का पहला पॉइंट है, दूसरी आलमी जंग के जमाने में कौमी जमात ने हुकूमत से आज़ादी का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने मुसलसल मुतालबात को नजरअंदाज किया। दूसरा पॉइंट है, कौमी जमात की सूबाई हुकूमतों ने इस्तीफा देकर जंग मुखालिफ तशहीर करने का फैसला किया। तीसरा पॉइंट, अज्तमाई तौर पर तहरीक न चलाते हुए इनफरादी तौर पर कानून शिकनी करने का फैसला किया, इसी को इनफरादी सत्याग्रह कहते हैं। चौथा पॉइंट है, आचार्य विनोबा भावे इनफरादी तौर पर सत्याग्रह करने वाले पहले शख्स थे। उनके बाद तकरीबन 25,000 लोगों ने इनफरादी सत्याग्रह में हिस्सा लिया। अगला नोट लिखना है हमें रास बिहारी बोस पर। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1915 से जापान में मुकीम रास बिहारी बोस ने जनूबी मशरकी एशियाई जो ममालिक में बसने वाले भारतीय मुहिबान वतन के मुत्तहिद करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामी तंजीम की बुनियाद रखी। दूसरा पॉइंट है कि दूसरी आलमी जंग के ज़माने में जापान ने जनूबी मशरकी एशिया की बरतानवी फौज के हज़ारों भारतीय सिपाही और अफसरान को गिरफ्तार किया गया था। तीसरा है कि जंग बंदी के बाद कैप्टन मोहन सिंह की मदद से रास बिहारी बोस ने भारतीय सिपाहियों की एक पलटन तैयार की। चौथा पॉइंट है कि इस पलटन को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया और आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को उसकी क़यादत सौंपी। अब अगला नोट हमें लिखना है चौथा, भारतीय बहरिया और फिजाइया की सोरिश। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आज़ाद हिंद फौज की तहरीक से बहरी और फिजाई बीड़े में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बेइत्मीनानी पैदा हो गई। दूसरा पॉइंट है कि 18 फरवरी 1946, यहाँ पर मैं निशान लगा दूं पहले, हाँ ये है 1946 में 18 फरवरी को मुंबई के बंदरगाह में तलवार नामी बरतानवी जंगी जहाज पर भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। तीसरा पॉइंट है, इन सिपाहियों ने बहरी जंगी जहाज पर तिरंगा लहराकर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। चौथा पॉइंट है कि अंग्रेज हुकूमत फौज भेजकर सिपाहियों पर गोलियां बरसाई और भारतीय सिपाहियों ने भी जवाबन गोलियां बरसाई। आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालिसी और सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। पांचवा है यहाँ पर पॉइंट, मुंबई की बहरी सिपाहियों की बगावत के लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ वगैरह मुकामात की फिजाइया के अफसरान ने भी हिमायत की। अब अगला यहाँ पर है सवाल दरसी किताब का चौथा, मुख्तसर जवाब लिखिए और हर एक के लिए आपको नंबर मिलेंगे 2। तो पहला सवाल है कि सुरेश कुमार की कारकर्दगी आपके लिए किस तरह मोहरिक है। तो जवाब है यहाँ पर पहला पॉइंट है, सुरेश कुमार और उसके साथियों ने तिरंगा परचम लेके जुलूस निकाला, वंदे मातरम के नारे लगाए और फायरिंग में सुरेश कुमार शहीद हो गए।
दूसरा पॉइंट है कि इसका ये काम हमारे लिए बासे तहरीक है, हमें इसके लिए काम से तरगीब मिलती है कि मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आज हुसूल आज़ादी हमारा मकसद नहीं रहा, लेकिन अपने माहौल और कर्ब व जवार को साफ सुथरा रखना और लोगों में इत्तेहाद पैदा करना, उनके मसाइल को इज्तमाही तौर पर हल करना वगैरह कामों के लिए भी हमें तरगीब मिलती है। चौथा पॉइंट है कि नाइंसाफी और जुल्म व सितम की भेंट न चढ़ते हुए हमें इस तरह की रुझानात के खिलाफ लड़ने की तरगीब हमें सुरेश कुमार के कामों से मिलती है। पांचवा पॉइंट है कुर्बानी व इसार ताउन, अपने कामों और जिम्मेदारियों से इंसियत और अज़म व इरादे से मुतालिक भी उनसे तहरीक मिलती है। अगला है यहाँ पर सवाल है कि बरतानिया के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत क्यों रवाना किया। अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ से है कि बरतानिया के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत क्यों रवाना किया। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि दूसरी आलमी जंग में बरतानिया की जापान के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिका का साथ दिया। दूसरा पॉइंट है कि भारत में बरतानिया की हुकूमत होने की वजह से भारत पर जापान के हमले का इम्कान था। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि जापानी फौजें भारत की मशरकी सरहद तक आ पहुंची। चौथा पॉइंट है कि बरतानिया को महसूस होने लगा कि अगर जापान ने भारत पर हमला कर दिया तो जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीयों का ताउन जरूरी है। इसीलिए बरतानिया के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने स्टीफोर्ड क्रिप्स को एक मंसूबा देकर भारत रवाना किया। अगला है यहाँ पर सवाल तीसरा, यहाँ पे कि कौमी जमात के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की खबर मुल्क भर में फैलने के क्या असरात हुए। तो यहाँ पे जवाब है 8 अगस्त 1942 को कौमी जमात ने भारत छोड़ो को करारदाद को मंजूर किया। इसी रात को कौमी जमात के अहम रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। ये खबर सारे मुल्क में फैलने के बाद हर तरफ शदीद रद्द-ए-अमल दिखाई दिया। पहला पॉइंट है इसका कि मुश्ताल अवाम ने जगह जगह जुलूस निकाले। दूसरा पॉइंट है कि पुलिस की लाठी हमलों और गोलीबारी से भी अवाम खौफ नहीं हुए। तीसरा पॉइंट है मुजाहिरीन ने जेलों, पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए और सरकारी कचहरियों पर कब्जा जमाने की कोशिश की। चौथा पॉइंट, स्कूली बच्चों ने भी जुलूस निकालकर वंदे मातरम के नारे लगाए। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में भी हमारे पास तीसरा सवाल है, कौमी जमात की मुंबई इजलास में गांधी जी ने लोगों से क्या अपील की। तो जवाब है कि 8 अगस्त 1942 को कौमी जमात की मुंबई इजलास में गांधी जी ने लोगों को दर्ज झेल पैगाम दिया, जिसका पहला पॉइंट है इसी लम्हे से आप में से हर औरत और हर मर्द अपने आप को आजाद समझे। दूसरा पॉइंट है आजाद भारत के शहरी के तौर पर हर भारतीय बर्ताव करे। तीसरा पॉइंट है कि हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस अजीम जद्दोजहद में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। चौथा पॉइंट है कि आज के बाद से हर कोई करेंगे या मरेंगे इस जज्बे के तहत कुर्बानी के लिए डट जाएंगे। और अगला एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल चौथा, 1942 की खुफिया तहरीक में आजाद रेडियो मरकज ने कौन से काम किए। तो जवाब है कि 1942 की खुफिया तहरीक में आजाद रेडियो मरकज ने हस्बे झेल काम किए, जिसका पहला पॉइंट है हब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने वाले गीत नश्र किए। दूसरा, मुल्क में जारी तहरीक की खबरें नश्र की। तीसरा, हब्बुल वतनी की जज्बात से पर तकारीर पेश किए। चौथा, चले जाओ तहरीक चलाने के लिए अवाम पर जो पुरजोश हूं उन्हें तरगीब से मिले, ऐसे प्रोग्राम पेश किए। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल पांचवा भी है हमारे पास, चले जाओ तहरीक की अहमियत वाजे कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, 8 अगस्त 1942 को कौमी जमात ने बरतानिया हुकूमत को चले जाओ का हुक्म दिया और पूरे मुल्क में अपने एक तहरीक शुरू हो गई जिसे चले जाओ तहरीक कहते हैं। इसी तहरीक को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान करने वाली बात है कि चले जाओ और अगस्त क्रांति एक ही नारा है। और दूसरा पॉइंट है हुसूल आजादी के मकसद की तकमील के लिए इस तहरीक में लाखों भारतीयों ने कुर्बानियां दी और अपनी जानों को नजराना पेश किया। तीसरा है पॉइंट, मुजाहिरीन को बंद करने के लिए जेलें नाकाफी हुई। और चौथा पॉइंट है कि मुल्क गिर तहरीक की वजह से बरतानिया इक्तिदार की बुनियादें हिल गईं। छठा यहाँ पे हमारे पास सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में कि 1942 से 1946 तक
کے زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے برطانوی حکومت پر کیا اثرات ہوئے؟ تو جواب ہے کہ 1942 سے 1946 تک کے زمانے میں بھارت میں کئی نئے واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات کی برطانیہ حکومت پر حسب ذیل اثرات مرتب ہوئے۔ پہلا ہے بھارت میں برٹش اقتدار کی بنیاد ہل گئی۔ دوسرا ہے بھارت چھوڑو تحریک سے بھارتی عوام کو انگریزوں کے تئیں شدید مخالفت ظاہر ہوئی۔ تیسرا ہے بحری فوج اور فضائی فوج جو برطانیہ کے اقتدار کے اہم ستون تھے وہ برطانیہ ہی کے مخالف کے درپے ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ، حکومت کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ وہ اپنا اقتدار بھارت میں زیادہ عرصے تک قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اور یہاں پر ایکسٹرا کوشچن ہے ہمارے پاس، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے اور ہر ایک سوال جواب کے لیے ملیں گے آپ کو نمبر 4۔ تو پہلا یہاں پہ سوال ہے، اگست 1942 کو ممبئی میں منعقدہ قومی جماعت کے اجلاس کی معلومات لکھیے۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ، 14 جولائی 1942 کو وردھا میں قومی جماعت کی مجلس عاملہ نے بھارت کی آزادی کے لیے عدم تشدد کے اصول پر مبنی پرامن طریقے سے تحریک شروع کرنے کا اشارہ حکومت کو دیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اس پس منظر میں 7 اگست 1942 کو ممبئی میں قومی جماعت کا اجلاس منعقد ہوا۔ تیسرا ہے کہ گوالیا ٹینک موجودہ اگست کرانتی میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ قومی جماعت کی مجلس عاملہ کی وردھا کے مقام پر بھارت کی آزادی کے مطالبے کی منظور کردہ قرارداد کو اس اجلاس میں منظور کیا گیا۔ اب یہاں پہ پانچواں پوائنٹ ہے کہ 8 اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو کی پیش کی ہوئی بھارت چھوڑو کی قرارداد کو اکثریت کے ساتھ منظور کیا گیا۔ چھٹا یہاں پہ پوائنٹ ہے، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گاندھی جی کی قیادت میں ملک گیر پیمانے پر عدم تشدد پر مبنی تحریک شروع کی جائے۔ ساتواں ہے پوائنٹ، گاندھی جی نے اپنی تقریر میں کریں گے یا مریں گے کے جذبے کے تحت عوام کو آزادی کی لڑائی کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کہ 8 اگست کی رات ہی میں قومی جماعت کے رہنماؤں کو گرفتار کیے جانے سے اس اجلاس کے بعد پورے ملک میں بھارت چھوڑو کی تحریک شروع ہو گئی۔ اب اگلا یہاں پہ کوشچن ہے، خفیہ تحریک کی مفصل معلومات لکھیے۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ 1942 میں شروع ہونے والی عوامی تحریک کے زمانے ہی میں خفیہ تحریکوں کا آغاز ہوا۔ ان تحریکوں کی قیادت سوشلسٹ یعنی سماجوادی رہنماؤں نے کی۔ دوسرا پوائنٹ، ان رہنماؤں میں جے پرکاش نارائن اور ڈاکٹر رام منوہر لوہیا، ایس ایم جوشی وغیرہ شامل تھے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ارونا آصف علی، سچیتا کرپالانی اور اوشا مہتا وغیرہ خواتین بھی اس تحریک میں شامل تھیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ خفیہ تحریک کے رہنماؤں نے ریلوے کی پٹریاں اکھاڑنے، ٹیلی فون کی تار کاٹنے اور پل زمین بوس کرنے کی کوشش کی۔ پانچواں پوائنٹ ہے، اس میں ہیمو کلانی نے سندھ صوبے میں مسلح انگریز فوج کو لے جانے والی ٹرین کی پٹریاں اکھاڑنے کی کوشش کی۔ چھٹا پوائنٹ ہے، کرجت تعلقے میں بھائی کوتوال اور ناگپور میں جنرل آواری کی فوجوں نے حکومت کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ ساتواں پوائنٹ ہے، ممبئی میں وٹھل جویری، اوشا مہتا نے آزاد ریڈیو خفیہ نشریاتی مرکز قائم کر کے تحریک چلانے والی عوام کو حوصلہ دیا۔ آٹھواں پوائنٹ ہے، کرانتی سنہا نانا پاٹل نے ستارہ میں متوازی حکومت قائم کر کے انگریزوں کے اقتدار کو للکارا۔ اب زبانی کام ہے بچوں آپ کے لیے، یہ تشکیلی قدر پیمائی ہے، اس میں آپ کو اداکاری کرنا ہے۔ اداکاری کیا کرنا ہے؟ تو سبھاش چندر بوس بھارتیوں کو جنگ میں شریک ہونے کی اپیل کر رہے ہیں، اس واقعے سے متعلق جماعت میں اداکاری کریے۔ تو آپ کو سبھاش چندر بوس بننا ہے اور انہی کی طرح اپیل کرنا ہے لوگوں سے۔ اور دوسرا ہے یہاں پہ تقریر کرنا ہے، سریش کمار کی بہادری کی داستان جماعت میں بیان کریے۔ تو تقریر میں آپ انہی کی تعریف کریے اور اس تقریر میں بیان کریے۔ یہاں پہ سرگرمی ہے بچوں آپ کے لیے، پہلا ہے آزاد ہند فوج کی لڑائیوں کا زمانی خط بنائیے۔ تو دیکھیے ہم نے پچھلے آپ کو ایکسٹرا معلومات میں ہے یہ جواب دے دیا ہے، آپ نوٹ کر لیجئے۔ دوسرا ہے 1942 کی بھارت چھوڑو کی تحریک کی تصاویر انٹرنیٹ کی مدد سے حاصل کیجئے اور قومی دن کے موقع پر ان کی نمائش کا اہتمام کیجئے۔ تو بچوں یہ دونوں آپ کو اپنے اون سے کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سبھی سوال جواب اس سبق کے متعلق سے ختم ہوئے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اچھے لگے تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک ضرور دیجئے، اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ اور بہت سارے اپنے اردو
मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से वो ऑनलाइन ये काम से सारे सवाल जवाब हासिल कर सकते हैं, साथ में एक्स्ट्रा मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। और इस सबक के मुतालिक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगले लेसन में, नए सबक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।